फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड की सारी बड़ी सुपर पावर्स दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी। डिफरेंट कारणों की वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुकी थी और पावर लेनिन के हाथों में आ जाती है और बाद में रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से भी पीछे हट जाता है, कम कर देता था। स्टालिन के टाइम में सोवियत यूनियन ने अराउंड 20 मिलियन से ज्यादा डेथ फेस की। के टॉप मास मर्डरर्स के बारे में बात करते हैं तो स्टालिन का नाम हिटलर, चंगेज खान, माओ जेडोंग के साथ आता है, जिसके कारण 10 साल की लड़ाई में यूएसएसआर को भारी नुकसान हुआ और यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाद में पीछे हटना पड़ा। हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार जाते। वॉर 2 के कुछ साइड इफेक्ट भी हुए, जिसमें कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन रेस, स्पेस रेस के साथ साथ इसका रिजल्ट था फॉल ऑफ बर्लिन वॉल एंड रीयूनिफिकेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी, ब्रेकडाउन ऑफ आयरन कर्टन बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी और प्रोटेस्ट। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहती थी। व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था, एवरीथिंग इज बिगिन विद क्राइमिया एंड एवरीथिंग विल एंड विद क्राइमिया। 2014 में रशिया ने अटैक करके क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था। डिमांड करता है कि नेटो कोई भी नया मिलिट्री बेस किसी भी एक्स सोवियत कंट्री में एस्टेब्लिश नहीं करेगा या फिर वापस इन कंट्रीज को रशिया में ही मिलाना चाहते हैं। यह न्यूज आई कि यूक्रेन का एक एरिया क्रीमिया में अराउंड 2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व हो सकते हैं। रशिया को मालूम है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो नेटो की पावर के अगेंस्ट फाइट करना रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज हम जिस कंट्री को रशिया के नाम से जानते हैं वो कभी यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक हुआ करता था। यूएसएसआर एक फ्लैगशिप कम्युनिस्ट स्टेट थी जो कि 1922 में 15 नेशंस को मिलाकर बना था और जिसका अंत हुआ 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बाद, यानी 69 ईयर्स के बाद। यूएसएसआर बनने की नींव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में रखी गई थी, यानी कि जुलाई 1914 से नवंबर 1918 के बीच। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड की सारी बड़ी सुपर पावर्स दो पार्ट्स में बढ़ चुकी थी, जिसमें एक साइड फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशियन एम्पायर, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान थी। इन्हें अलाइड पावर्स बोला गया। और दूसरी साइड ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर एंड बुल्गारिया थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स की जीत हुई, पर जब वार चल रही थी और रशिया आसानी से जीत सकता था, उस समय रशिया के अंदर बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। 1970 में टीसार निकोलस II रशिया के राजा थे। वर्ल्ड वार और बहुत सारे डिफरेंट कारणों की वजह से रशिया की इकोनॉमी बहुत नीचे गिर चुकी थी, जिसके कारण रशिया में बहुत सारे प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे थे, जिसका फायदा जर्मनी ने उठाया और उसने रशियन रिवॉल्यूशन को और ज्यादा भड़काने की हर पॉसिबल ट्राई की। और इसी के लिए जर्मनी ने व्लादिमीर लेनिन, जो कि सोवियत यूनियन से बाहर स्विट्जरलैंड में रहते थे, उसको वापस पहुंचाया सोवियत यूनियन में। लेनिन पहले से ही रशिया में बगावत का वेट कर रहे थे। लेनिन ने रशियन रिवॉल्यूशन को और तेज कर दिया। लेनिन लोगों को बोलते थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स, जो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर हैं, उनको बहुत स्टडी किया है और अगर कार्ल मार्क्स की पॉलिसीज को रशिया में इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो रशिया की अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जैसी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और साथ ही रशिया बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगा। बगावत के बहुत ज्यादा बढ़ जाने के बाद लेनिन सपोर्टेड बोल्शेविक्स, जिनका स्लोगन था ऑल पावर टू द सोवियत, टीसार निकोलस II को लीडरशिप से हटा देते हैं और पावर लेनिन के हाथों में आ जाती है और बाद में रशिया वर्ल्ड वॉर 1 से भी पीछे हट जाता है। जर्मनी के इस एक्शन को लेकर विंस्टन चर्चिल, जो एक सोल्जर और राइटर थे, वो 2 बार यूके के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। फर्स्ट टाइम 1940 to 1945 में और सेकंड टाइम 1951 to 1955 में। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के लीडर भी रहे हैं। उनका कहना था कि दुश्मन देश को हराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि उस देश के अंदर ऐसे लोग भेज दो जो क्रांति, अधिकारों, रिलीजन और कास्ट के नाम पर उस देश को इतना ज्यादा डिवाइड कर दें कि देश बस इन्हीं मुद्दों में उलझा रहे। एग्जाम्पल, अगर पूरी सिटी को पॉइजन से भरना है तो उसकी पानी की सप्लाई में पॉइजन डाल दो। रशियन वर्ल्ड वॉर 1 से तो हट जाता है और लेनिन प्रेसिडेंट बन जाते हैं, पर लेनिन की रेड आर्मी को व्हाइट आर्मी का रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है और रशिया में गृह युद्ध यानी सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है और इसके दौरान अराउंड 70 लाख से 1 करोड़ के बीच लोग मारे जाते हैं। बाद में
लेनिन की रेड आर्मी जीत जाती है। मार्च 1921 से दिसंबर 22 तक लेनिन की रेड आर्मी ने बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज पर अटैक किया, जैसे इस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, और इनमें से कुछ को रेड आर्मी ने ऑक्यूपाई भी कर लिया। 1922 में लेनिन ने इन सब को मिलाकर यूएसएसआर बनाया, पर लेनिन यूएसएसआर को अच्छे से लीड नहीं कर पाए। यूएसएसआर बनने के 2 साल के बाद ही लेनिन की डेथ हो गई और इसके बाद यूएसएसआर का लीडर बना जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन एक बहुत ही क्रूर, निर्दयी लीडर था। जो भी उनके अगेंस्ट आवाज उठाता था वो उसको खत्म कर देता था। स्टालिन के टाइम में सोवियत यूनियन ने अराउंड 20 मिलियन से ज्यादा डेथ फेस की, जिसका कारण स्टालिन की पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड इकोनॉमिक सप्रेशन था। स्टालिन के द्वारा रशिया में किए गए नरसंहार का नाम द ग्रेट पर्ज भी है। स्टालिन के ग्रेट पर्ज का ही रिजल्ट था कि स्टालिन ने कम्युनिस्ट पार्टी में अपने पावर को सॉलिडिफाई किया और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की माने तो 1937 से 1938 के बीच 15 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें से अराउंड 7 लाख लोगों को गोली मार दी गई। इन 2 सालों में हर रोज 1000 से ज्यादा लोगों को मार दिया जाता था। एंड फोर्स्ड माइग्रेशन और पॉपुलेशन ट्रांसफर की पॉलिसी भी एक एग्जाम्पल है स्टालिन की क्रूरनेस का। गुलाग एक गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा हैंडल किए जाने वाले कैंप थे, जिसे लेनिन ने बनाया फोर्स्ड लेबर को हैंडल करने के लिए, और स्टालिन के टाइम में ये अपनी पीक पर पहुंच गई थी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टीमेट 1929 से 1953 तक अराउंड 1.4 करोड़ लोग इन कैंप से पास हुए और इसके अलावा 70 से 80 लाख लोगों को एक्साइल या डिपोर्ट किया गया सोवियत यूनियन के रिमोट एरियाज में, वो भी फोर्सफुली। स्टालिन के टाइम में ही 1932 से 1933 में सोवियत यूनियन में फैमिन यानी कि एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड भी फेस किया, जिसमें 70 लाख लोग मारे गए, और इसका कारण स्टालिन की कलेक्टिवलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पॉलिसी थी, जिसमें फार्मिंग को जबरदस्ती सिर्फ सेंट्रल पावर के हाथों में डाल दिया गया। और यूएसएसआर ने 1946 से 1947 में भी एक्सट्रीम लैक ऑफ फूड को फेस किया, जिसमें भी अराउंड 15 लाख लोग मारे गए। और यही कारण है जब भी हम हिस्ट्री के टॉप मास मर्डरर्स के बारे में बात करते हैं तो स्टालिन का नाम हिटलर, चंगेज खान, माओ जेडोंग के साथ आता है। जस्ट इमेजिन रशियन लोगों की हालत कितनी खराब हो गई होगी। उन्होंने पहले वर्ल्ड वॉर 1 फेस की, फिर सिविल वॉर और फिर स्टालिन का अत्याचार। वर्ल्ड वॉर 1 लेनिन एंड स्टालिन के बाद यूएसएसआर की जीडीपी वर्ल्ड एवरेज से भी नीचे चली गई थी। फिर 1953 में स्टालिन की डेथ हो गई और यूएसएसआर ने डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब रशिया ने स्पेस रेस में यूएस तक को चैलेंज किया। यूएसएसआर पहला देश बना जिसने ह्यूमन को स्पेस में भेजा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरी गागरिन की। यूएसएसआर ने स्टालिन के बाद जियोपॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा काम किया। यूएसएसआर का इंडिया के साथ भी अच्छे रिलेशंस थे। और फिर टाइम आया स्टैग्नेशन का। 1964 से 1985 के अराउंड यूएसएसआर की पॉलिटिक्स के कारण यूएसएसआर की डेवलपमेंट कंप्लीटली रुक गई थी। दुनिया आगे बढ़ रही थी और रशिया नहीं। और साथ ही यूएसएसआर ने एक बहुत बड़ी गलती की अफगानिस्तान में इन्वेजन करके, जिसके कारण यूएसएसआर को जान और माल दोनों की बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 1979 से 1989 10 साल में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ी। यूएसएसआर एशिया रीजन में भी अपना दबदबा बढ़ाना चाहता था, पर यूएस एंड पाकिस्तान ने मिलकर अफगानिस्तान के अंदर एंटी यूएसएसआर तालिबान को सपोर्ट किया, जिसके कारण 10 साल की लड़ाई में यूएसएसआर को भारी नुकसान हुआ और यूएसएसआर को अफगानिस्तान से बाद में पीछे हटना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से 1945 तक चली। इसमें दुनिया की सभी पावरफुल कंट्रीज इन्वॉल्व थी। इस वार में 2 अपोजिंग साइड थी, द अलाइज एंड द एक्सेस। एडोल्फ हिटलर द्वारा लीड की जा रही नाजी जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड में इन्वेजन किया और यूके एंड फ्रांस ने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। मिड 1940 तक ये वार मेनली एक्सिस पावर, जिसमें जर्मनी का साथ इटली एंड जापान दे रहे थे, एंड दूसरी साइड में यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस के बीच ही चलती रही। बट जून 1941 को जर्मनी लेड एक्सिस पावर ने सोवियत यूनियन में इन्वेजन किया, जिससे वार में ईस्टर्न फ्रंट भी ओपन हो गया। दिसंबर 1941 में जापान, जो अभी तक एशिया पैसिफिक में सिर्फ चाइना से वार कर रहा था, वो अमेरिकन एंड ब्रिटिश टेरिटरीज पर अटैक कर देता है, जिसके कारण यूएस एंड यूके जापान के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। हिटलर के सुसाइड एंड जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक के बाद एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार जाते हैं और इसके बाद स्टार्ट होती है कोल्ड वॉर। और साथ ही
पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन्स की एक रेस सी शुरू हो जाती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जहां यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट्स एक साथ मिलकर लड़े थे, उनके बीच भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक न्यूक्लियर वेपन्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड स्पेस की फील्ड में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। इसे कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स कहीं भी आमने सामने लार्ज स्केल पर फाइट नहीं कर रही थी, पर बेस्ड ऑन देयर आइडियोलॉजी, जियोपॉलिटिकल स्ट्रगल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस एक दूसरे के अगेंस्ट साइकोलॉजिकल वारफेयर, प्रोपेगेंडा कैंपेन, राइवलरी एट स्पोर्ट्स इवेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन लाइक स्पेस रेस में लग गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ साइड इफेक्ट भी हुए, जिसमें कोल्ड वॉर, न्यूक्लियर वेपन रेस, स्पेस रेस के साथ साथ डीकोलोनाइजेशन ऑफ एशिया भी है। मींस जिन देशों को यूनाइटेड किंगडम एंड अदर यूरोपियन पावर्स ने कॉलोनाइज किया हुआ था, जैसे इंडिया, उनकी इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर ने अपनी इकोनॉमी एंड मिलिट्री को बहुत एक्सपेंड किया और यूएसएसआर ने मोस्ट ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पे कंट्रोल कर लिया और कुछ कंट्रीज लाइक यूगोस्लाविया, अल्बानिया को अपना सैटेलाइट स्टेट बना लिया। सैटेलाइट स्टेट मींस डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्री। डाउनफॉल ऑफ यूएसएसआर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर की इकोनॉमी रिकवर कर रही थी और दूसरी ओर कोल्ड वॉर के कारण डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूक्लियर वेपन्स, स्पेस रेस में यूएसएसआर का बजट काफी बढ़ गया था। यूएसएसआर जिसको बनाने का पर्पस एक ऐसा कम्युनिस्ट स्टेट बनाना था जिसमें हर आदमी ग्रेटर गुड के लिए काम करे और एक ऐसा स्टेट जिसमें लोग प्रोस्पेरिटी के साथ रहें और सबको फ्रीडम हो, पर यूएसएसआर कभी इसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाया। यूएसएसआर कंप्लीटली फेल्ड सिस्टम था जिसमें ब्यूरोक्रेसी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई थी। यूएसएसआर एक सबसे क्रूल एंड सप्रेसिव स्टेट बना, बट स्टालिन की डेथ के बाद नए लीडर ने फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेंट्रल कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चर को इनएफिशिएंट सिस्टम समझा और सारे फोर्स प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया। सबको पहले से ज्यादा बोलने और काम करने की आजादी मिली और सिस्टम पहले से ज्यादा एफिशिएंट बना। 1950 से 1960 में यूएसएसआर इकोनॉमिकली ठीक ठाक चल रहा था, बट 1970 से 1980 में पिछड़ने लगा। ग्रोथ बहुत स्लो हो गई थी, लोग परेशान होने लगे थे। जापान, जर्मनी, यूएस में लोग बहुत आगे निकल चुके थे और उनका लाइफस्टाइल बहुत इंप्रूव हो रहा था, पर यूएसएसआर में लाइफस्टाइल लगभग 20 साल पीछे ही चल रहा था कंपेयर टू द अदर कंट्रीज। इसके बाद यूएसएसआर के न्यू लीडर बने मिखाइल गोर्बाचोव। गोर्बाचोव ने पुरानी पॉलिसीज, सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की ट्राई की। पुराने ऑफिसर्स जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, उनको नए एजुकेटेड यंग ऑफिसर्स से रिप्लेस किया। गोर्बाचोव ने अदर कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को भी इंप्रूव किया, जिससे वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सके और यूएसएसआर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ओपनली ट्रेड कर सके। यूएस के साथ भी रिलेशंस ठीक किए, जिससे कोल्ड वॉर को खत्म किया जा सके एंड आर्म रेस को भी बंद किया, जिससे कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सके। यूएसएसआर ने अनाउंस किया कि वो आर्म रेस में अब हिस्सा नहीं लेगा और यूएसएसआर ने अफगानिस्तान से भी अपनी मिलिट्री को विड्रॉ कर लिया। गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, मतलब है रीस्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी। इन पॉलिसीज से पहले जहां सारे बिजनेसेस फुली गवर्नमेंट ओन करती थी, वही इन पॉलिसीज के आने के बाद इन्हें डिसेंट्रलाइज किया गया। प्रोडक्शन टारगेट जहां पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती थी, वहीं अब इन्हें बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड किया गया। बट ये जो ट्रांजिशन था बहुत ही स्लो था और इस ट्रांजिशन के टाइम पे इकोनॉमी ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। ग्लासनोस्ट, जिसका मीनिंग है ट्रांसपेरेंसी, इसके कारण जनता को ज्यादा बोलने, लिखने, एक्सप्रेस करने का राइट दिया गया, जैसे कि पब्लिशिंग ऑफ बैन बुक्स। लोगों को अदर कंट्रीज में ट्रैवल करने की आजादी भी मिली। गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज के अगेंस्ट लिखने के कारण जो लोग पहले कम्युनिज्म को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो इससे छोड़ने के बारे में सोचने लगे और एक रिवॉल्यूशन की स्टार्ट होती है इन 1988 इन पोलैंड। लोग यहाँ ट्रेड यूनियन एंड इलेक्शंस के लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट हुआ कि 1945 के बाद पहली बार पोलैंड को एक नॉन कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मिली। साथ ही इसके बाद हंगरी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। यूएसएसआर ने अपनी अलाइड एंड सैटेलाइट कंट्रीज के मैटर में इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम कर दिया था, जिसका रिजल्ट था फॉल
fall of Berlin Wall and reunification of East and West Germany, breakdown of Iron Curtain between Austria and Hungary। और इसके बाद चेकोस्लोवाकिया में भी रिवॉल्यूशन हुआ और 11 दिन के प्रोटेस्ट में अराउंड 5 लाख लोगों ने हिस्सा लिया और प्रोटेस्ट के बाद कम्युनिस्ट लीडर ने रिजाइन कर दिया और कम्युनिस्ट यूएसएसआर मिलिट्री ने भी विड्रॉ कर लिया। बुल्गारिया में भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ जिससे गवर्नमेंट ने दबाने की कोशिश की पर वो फेल हुई। प्रोटेस्ट के बाद और हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स की डेथ के बाद गवर्नमेंट लीडर को डेथ सेंटेंस दे दिया गया और वो भी क्रिसमस के दिन। इसके बाद यूएसएसआर के कई कंट्रीज ने खुद को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। ये एक चेन रिएक्शन की तरह था जिसमें आर्मेनिया, इस्टोनिया, जॉर्जिया, लैटविया और मेडोवा शामिल थे। लोगों ने नोटिस कर लिया था कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी यूएसएसआर ने कोई मिलिट्री एक्शन या सप्रेशन या फोर्स का यूज़ नहीं किया और इसके बाद अजरबैजान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूक्रेन में भी प्रोटेस्ट हुए। यूएसएसआर ने ट्राई किया कि इन कंट्रीज़ को भी साथ रखा जाए पर सब एफर्ट्स उनके फेल हुए और इन सब कंट्रीज़ ने भी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। दिसंबर 26, 1991 को यूएसएसआर को ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया एट द एज ऑफ 69। सो अगर हम देखें प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव के टाइम में जो मेजर इंसिडेंट हुए उनमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट थे। साथ ही एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसे चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर कहा जाता है 26 अप्रैल 1986 में नॉर्थ ऑफ यूक्रेन सिटी में हुआ। ये वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट सिविल न्यूक्लियर डिजास्टर था। इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल पर 7.0 रेटिंग मापी गई। यूएसएसआर गवर्नमेंट ने इसको छुपाने की पूरी कोशिश की पर इन्हीं चेन ऑफ इवेंट्स के कारण यूएसएसआर का फॉल हुआ। फॉर्मेशन ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन 1949 12 कंट्रीज ने मिलकर एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस बनाया जिसे नेटो कहा गया। इसका पर्पस था टू डिफेंड ईच अदर अगेंस्ट अटैक बाय थर्ड कंट्री, मेनली जर्मनी एंड यूएसएसआर। नेटो में इन्वॉल्व कंट्रीज ने अपनी जीडीपी का 2% नेटो को देना स्टार्ट किया। नेटो ने यूएसएसआर एंड जर्मनी के डर से नेटो मिलिट्री को ईस्टर्न यूरोप में लगा दिया पर जर्मनी भी 1959 में नेटो का ही पार्ट बन गया। एंड ऑफ मार्च 2023 तक नेटो में 30 कंट्रीज थी और अब 4 अप्रैल 2023 को फिनलैंड 31st मेंबर बना नेटो का। नेटो की पावर को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर ने 1955 में अपनी अलाइड कंट्रीज बुल्गारिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्टर्न जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया के साथ मिलकर वार्सा पैक्ट साइन किया। वार्सा पैक्ट का पर्पस भी अलाइड कंट्रीज को मिलिट्री सपोर्ट ही था इन केस ऑफ वॉर एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ मेंबर स्टेट। 1969 में अल्बानिया ने वार्सा पैक्ट से विड्रॉ कर लिया। ईस्ट जर्मनी ने भी 1991 में वार्सा पैक्ट से विड्रॉ कर लिया और दिसंबर 1991 में यूएसएसआर को डिसॉल्व होने के बाद वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। अगले 20 सालों में फॉर्मर यूएसएसआर की कई कंट्रीज ने नेटो को ज्वाइन कर लिया जैसे चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, अल्बानिया, स्लोवाकिया, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया एंड रिसेंटली फिनलैंड। रशियन अटैक ऑन यूक्रेन और व्हाई रशिया इज अटैकिंग ऑन यूक्रेन। 1996 में यूक्रेन ने एनपीटी द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के कारण अपने सारे न्यूक्लियर वेपन रशिया को दे दिए और फ्यूचर में न्यूक्लियर वेपन्स रखने, परचेज करने या प्रोड्यूस ना करने का भी एग्रीमेंट रशिया के साथ कर लिया। 2014 तक रशिया और यूक्रेन के रिलेशंस अच्छे ही थे क्योंकि यूक्रेन में रशिया की कठपुतली गवर्नमेंट ही बनती थी। रशिया और यूक्रेन एक कॉमन हिस्ट्री भी शेयर करते हैं। यूक्रेन में अराउंड 30% पॉपुलेशन प्रो रशियन है, वो रशियन लैंग्वेज बोलते हैं। 70% पॉपुलेशन प्रो यूरोप है जो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। 2010 से 2014 के बीच यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच थे जो प्रो रशियन माने जाते थे। उनको 2014 में हटा दिया गया जिसका कारण था यूक्रेन में उनके अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट। हालात इतने खराब हो गए थे कि उनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा क्योंकि यूक्रेन की मेजॉरिटी पॉपुलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ जाना चाहती थी और ये बात रशिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अगस्त 2022 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था एवरीथिंग इज बिगिन विद क्राइमिया एंड एवरीथिंग विल एंड विद क्राइमिया। 2014 में रशिया ने अटैक करके क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था और फेब 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन पे दोबारा अटैक किया तो उसने यूक्रेन की 2 स्टेट को इंडिपेंडेंट स्टेट
अनाउंस कर दिया, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, जहां पहले से ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही थी जिसको रशियन गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी। यहाँ क्वेश्चन आता है कि रशिया या पुतिन एक्चुअल में चाहते क्या हैं और क्यों रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया। आंसर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्दर। 24 फेब 2020 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अनाउंस किया और रशियन मिलिट्री को यूक्रेन में इन्वेजन के लिए ऑथराइज कर दिया और इसके बाद पूरे यूक्रेन से एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट आने लगी। फरवरी 2020 के पहले से ही रशिया के यूक्रेन के अगेंस्ट किसी बड़े एक्शन की खबरें आने लग गई थी और बहुत सारे देशों ने अपने सिटीजन्स को यूक्रेन छोड़ने के लिए बोल दिया था। अर्ली 2020 से ही रशियन मिलिट्री के ऑपरेशन यूक्रेन की नेबर कंट्री बेलारूस एंड यूक्रेन के बॉर्डर के आसपास शुरू हो गए थे। तो आखिर क्यों रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया? रशिया की नेटो या यूएस से 3 डिमांड है। रशिया डिमांड करता है कि नेटो कोई भी नया मिलिट्री बेस किसी भी एक्स सोवियत कंट्री में एस्टेब्लिश नहीं करेगा। रशिया ये भी डिमांड करता है कि नेटो किसी भी एक्स सोवियत कंट्री को फ्यूचर में नेटो की मेंबरशिप नहीं देगा। और रशिया की तीसरी डिमांड है कि नेटो सभी मिलिट्री एक्टिविटीज यूक्रेन, सेंट्रल एशिया एंड ईस्टर्न यूरोप में बंद करे। साथ ही पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड बाल्टिक रीजन में कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज या ट्रूप डिप्लॉयमेंट बिना रशिया की कंसेंट के नहीं करे। चलिए अब जानते हैं कि क्या रीजन है रशिया का यूक्रेन पे अटैक करने का। फर्स्ट रीजन है हिस्ट्री, क्योंकि 1991 में यूएसएसआर के टूटने तक यूक्रेन यूएसएसआर या सोवियत यूनियन का ही पार्ट था और यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 नए कंट्रीज बन गए और रशिया की पॉपुलेशन सिर्फ हाफ रह गई और इकोनॉमी भी एक छोटे से देश स्पेन से बस थोड़ी सी ही ज्यादा रह गई थी। मॉस्को, जिसका पहले इतने बड़े एरिया पे कंट्रोल था, वह धीरे धीरे घटता गया। प्रेसिडेंट पुतिन या तो दोबारा इन कंट्रीज में अपना दबदबा बढ़ाना चाहते हैं या फिर वापस इन कंट्रीज को रशिया में ही मिलाना चाहते हैं। दूसरा रीजन है सिक्योरिटी। नेटो की बढ़ती हुई पावर के कारण रशिया को इनसिक्योरिटी भी फील होती है। यूक्रेन यूरोप एंड रशिया के बीच एक बफर जोन की तरह काम करता है। यूक्रेन नेटो के साथ मिल जाता है तो नेटो फोर्सेस, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, वो रशिया के बिल्कुल नजदीक तक पहुंच जाएंगे और रशिया को खुद को डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और इसी के लिए रिसेंटली फिनलैंड के नेटो में ज्वाइन होने से रशिया की इनसिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ गई है। एक और रीजन है नेचुरल गैस एंड एनर्जी रिसोर्सेज। रशिया नेचुरल गैस सप्लाई एंड एनर्जी रिसोर्सेज जैसे ऑयल के मामले में एक ग्लोबल सुपर पावर है। रशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री है एंड नेचुरल गैस का एक लीडिंग एक्सपोर्टर। इस ऑयल एंड गैस को सेल करके जो रेवेन्यू बनता है वो ही मॉडर्न रशिया की नींव है, जो गवर्नमेंट के बजट का अराउंड 50% जितना होता है और टोटल जीडीपी का अराउंड 30%। सो रशिया भी सऊदी अरब एंड ईरान की तरह एक पेट्रो स्टेट ही है। इवन यूरोप की टोटल गैस सप्लाई का 35% अकेला रशिया ही सप्लाई करता है, इंक्लूडिंग जर्मनी जो वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो भी 50% गैस रशिया से ही इंपोर्ट करता है। ये गैस सप्लाई बहुत ही कम्प्लेक्स पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू रशिया से यूरोप तक सप्लाई होती है। सो यूरोप एंड मॉस्को दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो दोनों साइड को ही भारी नुकसान होगा। यूक्रेन की जियोपॉलिटिकल लोकेशन उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट बना देती है। रशिया और यूक्रेन जब एक ही कंट्री थी तब यूएसएसआर ने बहुत सारी पाइपलाइंस यूक्रेन से होकर बिछाई थी और ये एक इजी एंड शॉर्ट पाथ था गैस सप्लाई के लिए। यूएसएसआर के टूटने और यूक्रेन के इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद यूक्रेन ने अपने देश में इन पाइपलाइंस को यूज करने के लिए रशिया से ईयरली बिलियंस ऑफ डॉलर चार्ज करना शुरू कर दिया एज रेंट। रशिया के पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। 2005 तक 80% रशियन गैस एक्सपोर्ट यूक्रेन में बिछी इन्हीं पाइपलाइन के थ्रू होता रहा। पर लास्ट 10 इयर्स में रशिया कुछ नई अल्टरनेट पाइपलाइंस प्रिपेयर करने में लगा है जो बाल्टिक रीजन से डायरेक्ट यूरोपियन कंट्रीज तक जाती हैं और ये 2024 तक कंप्लीट हो जाएंगी, जिससे रशियन गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर सेव कर पाएगी। 2012 में यह न्यूज आई कि यूक्रेन का एक एरिया क्रीमिया में अराउंड 2 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर गैस रिजर्व्स हो सकते हैं। इस डिस्कवरी ने मैटर को रशिया के लिए और भी इंटरेस्टिंग बना दिया और अचानक से हुई इस डिस्कवरी ने यूक्रेन को एक बड़े नेचुरल गैस रिजर्व्स का मालिक बना दिया। ये रिजर्व्स कैपेसिटी में वर्ल्ड के 14th नंबर के नेचुरल गैस रिजर्व्स हैं, क्योंकि यूक्रेन रिलेटिवली एक पुअर कंट्री है और उसके पास इन रिजर्व्स को लार्ज स्केल पर हार्वेस्ट करना या प्रॉपर यूज कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज उसके पास प्रॉपर फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट अवेलेबल
अवेलेबल नहीं है। तो ये यूक्रेन के लिए थोड़ा मुश्किल था, पर यूक्रेन गवर्नमेंट ने एक कंपनी जिसका नाम है शेल को ड्रिलिंग राइट्स देके इसका एक सोल्यूशन निकाल लिया था और इसकी पॉसिबिलिटी बन गई थी कि यूक्रेन यूरोप के सेकंड लार्जेस्ट पेट्रो स्टेट बन जाएगा और यूरोप की रशिया पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और ये यूक्रेन के लिए यूरोपियन यूनियन या नेटो का मेंबर बनने के लिए भी एक इजी रास्ता बन जाता और यही इस सारी वार लाइक सिचुएशन का एक मेजर कारण बना। जब यूक्रेन में ये डिस्कवरी हुई उस टाइम विक्टर यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे जो प्रो रशियन थे। जब तक विक्टर प्रेसिडेंट थे रशिया को कोई ज्यादा खतरा नहीं था, पर जब 2014 में विक्टर को कुर्सी से उतार दिया गया और रशिया ने मौके का फायदा उठाया और सिचुएशंस को समझकर क्राइमिया को यूक्रेन से फोर्सफुली अलग कर दिया और रशिया ने यूक्रेन के कोस्टल लाइन के अराउंड 2/3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड यूक्रेन की पोटेंशियल 80% गैस रिजर्व्स को भी कब्जा कर लिया। साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स के ड्रिलिंग एसेट्स भी वापस देने से मना कर दिया और शेल कंपनी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट यूक्रेन के साथ खत्म कर दिए, जिसके कारण ना तो यूक्रेन गैस रिजर्व्स को एक्सप्लोर कर सका और मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान भी उठाना पड़ा। क्राइमिया की इंपॉर्टेंस को देखते हुए रशिया कभी भी क्राइमिया को यूक्रेन को वापस नहीं करेगा, क्योंकि क्राइमिया में सिचुएटेड पोर्ट यूक्रेन की मिलिट्री प्रोस्पेक्ट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइमिया एक आइसलैंड की तरह है जो चारों ओर से सॉल्ट वाटर से घिरा है। यूक्रेन से आने वाली वाटर कैनाल ही क्राइमिया के लिए एक ओनली फ्रेश वाटर सप्लाई सोर्स है। पर 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पर कब्जा कर लिया तब यूक्रेन ने इस कैनाल के वाटर सप्लाई को बंद कर दिया और इट्स लाइक डेथ बाय 1000 कट्स फॉर क्राइमिया। ईयर 2020 लास्ट 150 ईयर्स में क्राइमिया के लिए सबसे ज्यादा सूखा साल था। रशिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करता है क्राइमिया को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, पर यह बहुत ही मुश्किल है रशिया के लिए भी कि क्राइमिया की वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और ये भी एक बड़ा रीजन है रशिया के वो करने का जो वो कर रहा है। रशिया को मालूम है कि अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है तो नेटो की पावर के अगेंस्ट फाइट करना रशिया के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेटो कंट्रीज में ये एग्रीमेंट है कि अगर किसी भी नेटो कंट्री पर अटैक होता है तो सारी नेटो कंट्रीज मिलकर एक साथ फाइट करेंगे। क्राइमिया को सेपरेट करके एंड डोनबास पर कब्जा करके रशिया ने अभी तक यूक्रेन पर प्रेशर बनाया हुआ है और उसे नेटो में शामिल होने से रोके रखा है, जिसके कारण यूक्रेन को भी अपने अवेलेबल फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मिलिट्री डिफेंस बजट पर लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो अपने ऑयल एंड गैस रिजर्व्स को भी हार्वेस्ट नहीं कर पा रहा ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस। यह अभी तक अनक्लियर है कि रशिया और कितना दूर तक जाएगा या और यूक्रेन के अंदर कितना इन्वेजन करेगा या क्या वो पूरे यूक्रेन को कब्जा करना चाहता है और शायद मोल्डोवा या पोलैंड रशिया का अगला निशाना हो सकता है। ओनली टाइम विल टेल। थैंक